हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स फिजिक्स। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं कि देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या था। सपोज मान लीजिए ये है फोर्स और ये है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर ये क्या हुआ, एक इक्वेशन है, ये एक होगी आपका फिजिकल इक्वेशन, तो ये होगी आपका फोर्स। ठीक है, तो ये होगी आपका इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी आपका इक्वेशन का राइट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म में आरएचएस। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का जो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर है एफ फोर्स, तो उसका जो डायमेंशन होगा, और राइट साइड का जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि मास और एक्सीलरेशन, इन दोनों का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये रहा, द डिस्टेंस covered by a particle, by a body मान लेते हैं, body in time t is given by x is equals to p प्लस q है t प्लस m t स्क्वेयर प्लस n t क्यू। देन फाइंड डायमेंशन of P, Q, M एंड N। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर इक्वेशन क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम टी। टी टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये बॉडी ट्रेवल करता है x डिस्टेंस। ठीक है, x क्या हो गया यहां पर इस फिजिकल इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x हो गया आपका डिस्टेंस, यहां पर x है आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा वही होगा आपका क्या, राइट साइड का डायमेंशन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अच्छा, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये x ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस का हमेशा, डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, लेंथ में। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग हमेशा किसमें मेजर करते हैं, लेंथ में। तो लेंथ में मेजर करते हैं, तो ये जो x हो गया, x का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन हो जाएगा आपका l। ठीक है, और लेंथ क्या रहता है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर ये x डिस्टेंस है और इसको हम लोग, इसका डायमेंशन अगर f होता है तो p भी क्या होगा, p का भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। ठीक है, अभी हो गया बात ये qt टर्म का। qt टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिए, और अगर ये जो इक्वेशन है ये कभी भी आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को वायोलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं जो QT बराबर क्या होगा, L होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं Q, L और T, L बाई T। ठीक है, अभी देखिए L है, L का तो L ही रहेगा लेंथ, और फिर ये टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा आपका कैपिटल। तो Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q का डायमेंशन हो जाएगा होगा L
टी इनवर्स -1। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू का डायमेंशन। वैसे ही यहां पर आइए, अभी हम लोग आते हैं एम टी स्क्वायर पार्ट में। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि एम टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल, लिख सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोगों को निकालना है एम का डायमेंशन। ठीक है, तो एम एल बट डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और टी क्या है? टाइम। तो ये ऊपर एल होगा और नीचे क्या होगा आपका? कैपिटल टी और पावर 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी इनवर्स -2। तो हम लोगों ने निकाल लिया एम का डायमेंशन, एम का डायमेंशन यहां से निकाल लिया, और यहां से हम लोगों ने निकाल लिया क्यू का डायमेंशन। अभी आपका रह गया थर्ड टर्म, जो कि है एन टी क्यू। तो सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं एन टी क्यू इज इक्वल्स टू एल, देयरफॉर एन हो जाएगा आपका एल डिवाइडेड बाय टी क्यू, और वैसे ही एल बाय टी क्यू, और हम लोगों को मिल जाएगा एल टी इनवर्स -3। ठीक है, तो ये हम लोगों को डायमेंशन मिल गया। तो हम लोगों ने निकाल लिया इन चारों पी क्यू एम एन एन का डायमेंशन। पी का हो गया एल, ये इसको तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा वही होगा आपका राइट साइड का डायमेंशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो सिमिलरली हम लोगों ने निकाल लिया उसके बाद क्यू का क्या मिला हम लोगों को? एल टी इनवर्स -1। सिमिलरली हम लोगों को मिल गया एम का डायमेंशन। एम का डायमेंशन क्या होगा? एल टी इनवर्स -2, और साथ ही साथ हम लोगों ने निकाल लिया एन का डायमेंशन। एन इज इक्वल्स टू एल टी इनवर्स -3। तो अभी हम लोगों ने जाना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का एक फॉर्मूला, कि हम लोगों को इस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज का क्या निकाल सकते हैं? तो डायमेंशनल फॉर्मूलास निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज था, जैसे कि पावर। पावर को हम लोग लिखते हैं पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना काम किया उसी को बोला जाता है आपका पावर। ठीक है, तो वर्क है, वर्क का डायमेंशन क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला होता है आपका एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी इनवर्स -2, और यहां से मिल जाएगा डिस्टेंस का क्या होगा? हमेशा डिस्टेंस का हमेशा हम लेंथ में मेजर करते हैं। तो वर्क का हम लोगों को मिल गया एम एल टी इनवर्स -2। देयरफॉर जो वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है बस यहां पर पुट कर देंगे हम लोग इस इक्वेशन में, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2, और टाइम को तो टाइम ही रहेगा क्योंकि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अभी क्या होगा? एम और ये टी इनवर्स -1। ठीक है, टी का बेस यहां पर भी बेस टी है, यहां पर भी बेस टी है, और पावर हमेशा क्या होता है? पावर हमेशा ऐड होता है। ठीक है, तो ये एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। तो साइड में लिख लेते हैं इसको। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 1। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, और m यहां पर होता है आपका मास, और r हो गया आपका रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी है तो m, और रेडियस है, और रेडियस
का हम लोग रेडियस का क्या होता है, रेडियस का पर्टिकुलर एक लेंथ होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एल, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल गया एम एल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 1 l की पावर 2 t टू द पावर 0, बिकॉज t टू द पावर 0 है, ये और ये दोनों बराबर ही है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर या फिर m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0, ठीक है। और एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होगी आपका सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इसका होता है, आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है। आप लोगों को याद है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार निकाल लेते हैं। कैसे होगा? एनर्जी ये होता है E, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी, और सभी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहां पर m हो गया, और फिर जी क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और नीचे एरिया का क्या होगा? एरिया हमेशा होता है आपका लेंथ स्क्वायर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहां पर हम लोग पुट कर देंगे एल स्क्वायर, तो हम लोग को लास्ट में क्या मिल जाएगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और ये जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो अगर ऊपर चला जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा एल टू द पावर -2, और ये क्या है आपका? एम है ना, एल है, और ये क्या है आपका? एल टू द पावर -2, और सरफेस एनर्जी का क्या हो जाएगा आपका? एम टी इनवर्स -2 और एल टू द पावर आपका 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एनर्जी, ठीक है। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया और 3 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना। अभी हम लोग थोड़ा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? सपोज कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है, सपोज 1 सेकेंड में वो गाड़ी 1 मीटर जा रहा है, या फिर एक घंटे में गाड़ी 2 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? टाइम के साथ ही कोई भी गाड़ी हो या फिर प्लेन हो या फिर आप ही क्यों ना खुद चल के जा रहे हैं, अगर टाइम के साथ कोई भी चीज मूव कर रहा है तो हम लोग वो बोल सकते हैं वो चीज किस में है? वो चीज मोशन में है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इफ ए बॉडी is changing its position with time, then the body is said to be in मोशन। कोई भी अगर बॉडी हो, कोई भी अगर गाड़ी हो, प्लेन हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, 1 घंटे में इतना दूरी कवर कर रहा है, दूसरे घंटे में दूसरा कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है हर एक सेकंड, हर एक घंटा, ठीक है। तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी, वो चीज किस में है? वो चीज आपका मोशन में है। तो therefore if a body is changing its position with time, then the body is said to be in motion। अगर कोई एक बॉडी, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक कार हो, ट्रेन हो, बस हो, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो मोशन में है।
ठीक है। फिर आता है मोशन में, तो है मालूम चल गया। हम कब बोलते हैं कि कोई एक चीज, कोई एक कार रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट, इफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन with time, then the body is said to be at rest। ठीक है। मान के चलिए आप किसी पढ़ाई का टेबल में बैठे हुए हैं या फिर ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि ऑफिस में बैठकर बहुत सारा काम कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के भाषा में आप काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना पोजीशन, आपने उस चेयर पे बैठ के पूरा काम निपटा लिया। तो फिजिक्स की भाषा में आपने काम नहीं किया, क्योंकि आप उसी चेयर पे बैठे हुए थे। तो मतलब, इफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। आप 1 घंटा पहले भी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे, और 1 घंटे बाद भी आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे, लेकिन आपने उस चेयर से नहीं उठा। तो मतलब क्या हो गया? आप रेस्ट में हैं। आप अपने हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आप काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप उसी कुर्सी पे, उसी चेयर पे बैठे हुए थे। ठीक है। तो हो गया, अगर एक बॉडी अपने टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है। अभी आते हैं कि मोशन तो हो गया, और मोशन, मोशन आपका दो तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ये सबसे पहले होगी आपका ट्रांसलेटोरी मोशन। ट्रांसलेटोरी मोशन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही है, सपोज कोई एक कार है, कोई एक कार है, ठीक है। कोई एक कार है, वो क्या कर रहा है? सीधे रास्ते चल रहा है, सीधे रास्ते चल रहा है। और ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं हो रहा है, पूरे सीधे रास्ते चल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, जो ये जो कार है, ये जो बस है, इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। ये क्या, कैसे चल रहा है? ये आपका सीधे चल रहा है। ठीक है। कोई भी अगर कार हो, ट्रेन हो, बस हो, ठीक है, अगर वो सीधे रास्ते चलता रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसका जो मोशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरा तरह का मोशन होता है आपका रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? सपोज मान लीजिए ये एक है सर्कल, और ये है आपका सर्कल का सेंटर। ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है? कोई एक बस है, बस है ये, सपोज मान लेते हैं बस है। और बस क्या कर रहा है? ये क्या है? सर्कल का सेंटर हो गया। और बस क्या कर रहा है? एक गोल गोल चक्कर लगा रहा है। किसका? इस सेंटर का गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो अभी जो ये बस का जो मोशन होगा, वो होगा आपका क्या? रोटेटोरी, मतलब रोटेशनल मोशन। ठीक है। ये हो गया आपका रोटेटोरी मोशन। ठीक है। अच्छा, अभी अभी आइए।
एक बॉडी मतलब कोई भी एक चीज हो वो किस किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन मोशन कर सकता है, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन कर सकता है, ठीक है। तीन डायरेक्शन में वो, वन डायमेंशन मतलब एक ही दिशा में, टू डायमेंशन मतलब दो दिशा में, थ्री डायमेंशनल मतलब तीन दिशा में। सपोज एग्जांपल बताता हूं, वन डायमेंशनल मोशन। सपोज कोई एक बस है, कोई एक बस है, वो बस आपका एक ही दिशा में मूव कर रहा है, एक ही दिशा में आपका मूव कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बस जो मोशन जो है वो है आपका वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, ये जो डायमेंशन जो आया वो कहां से आया? आपने ग्राफ पेपर देखा होगा। ग्राफ पेपर में क्या होता है, इस तरफ रहता है आपका एक्स एक्सिस, इस तरफ होता है आपका वाई एक्सिस, या फिर इसको बोला जाता है आपका एक्स डायमेंशन और इसको बोला जाता है आपका वाई डायमेंशन, ठीक है। तो अगर कोई एक बस अगर सिर्फ इस एक्स एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बस वन डायमेंशनली मूव कर रहा है। या फिर ये बस अगर वाई की तरफ मूव कर रहा है, सिर्फ वाई की तरफ ही मूव कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं बस इज इन वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, फिर आता है आपका टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल, जैसे कि देखिए कोई एक बस है, ये क्या हो गया, ग्राफ पे पड़े समझ लीजिए, इस तरफ होता है वाई एक्सिस, इस तरफ होता है आपका एक्स, या फिर वाई डायमेंशन या फिर एक्स डायमेंशन, ठीक है। कोई एक बस है, ठीक है, और वो बस एक्स डायरेक्शन में भी जाता है और फिर लौट के वाई डायमेंशन में भी जाता है। मतलब कोई एक बस पकड़ लीजिए, या फिर कोई एक कीड़ा पकड़ लीजिए, या फिर कोई चिड़िया पकड़ लीजिए, कोई बर्ड पकड़ लीजिए, ठीक है। तो वो अगर सपोज वाई और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मोशन ऑफ द बर्ड इज टू डायमेंशनल मोशन, और फिर या फिर मोशन ऑफ द बस इज ऑफ टू डायमेंशन, मतलब दो डायमेंशन में मूव कर सकता है, ठीक है। अभी आ गया आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। देखिए ग्राफ पेपर जो होता है वो होता है हम लोग का टू डायमेंशन, लेकिन देखिए ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और या फिर ये जेड एक्सिस। ग्राफ पेपर में हम लोग दो डायमेंशन ही ड्रॉ कर सकते हैं, और यूजुअली दो ही डायमेंशन होता है, वो हो गया आपका वाई डायमेंशन और एक्स डायमेंशन। लेकिन ये जो जेड डायमेंशन है वो हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया आपका थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर बोल के तो हम लोग क्यूब वगैरह ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल फिगर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग थ्री डायमेंशनल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं ऑन द बोर्ड या फिर ऑन पेपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल। सपोज थ्री डायमेंशनल कौन मूव करता है? आपने कभी वो जो छोटा 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 जो इंसेक्ट वगैरह हो या फिर जो बर्ड वगैरह होता है वो क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। तो वो लोग जो बर्ड का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, वो क्या होगा आपका थ्री डायमेंशन। बर्ड्स वगैरह आपका वाई डायमेंशन में भी मूव कर सकता है, एक्स डायमेंशन में भी मूव कर सकता है, और साथ ही साथ आपका जेड डायमेंशन में भी मूव कर सकता है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन का अगर कोई अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप दे दीजिए द मोशन ऑफ बर्ड, द मोशन ऑफ बर्ड इज थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अगर अगर आपको कोई पूछे वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, इफ ए बॉडी मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इफ ए बॉडी मूव्स इन टू डायमेंशन दैट मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशन क्या हो गया, इफ ए बॉडी मूव्स इन थ्री डायमेंशन दैट इज एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मोशन ऑफ द बॉडी इज थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अभी आ जाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सपोज आप मान लीजिए ये आप है, ये आप है, ठीक है, और आपने देखा एक बस जा रहा है, ठीक है, चल रहा है, और ये आप यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आप बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, ठीक है, और ये बस क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, बस जो है मूव कर रहा है, मूविंग। आप क्या कर रहे हैं, सिटिंग पोजीशन में, मतलब आप बैठे हुए हैं और बस मूव कर रहा है, चल रहा है। तो आप तो बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से क्या कर रहा है आपका, ये बस जो है वो मूव कर रहा है। तो ये जो बस है, बस में जो लोग हैं उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। बस के अंदर लोग होंगे, बस के अंदर लोग जो होंगे वो लोग बोलेंगे कि आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप क्या बोलेंगे, ये लोग जा रहे हैं। मतलब ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये हो गया आपका बस में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बस में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो बस में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, खड़े हुए एक जगह पे, कहीं नहीं चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में फिर से एक बार बता देता हूं। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से बस में जो है लोग वो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जो बस में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेन काम वही होता है, किसके हिसाब से आप मूव कर रहे हैं, और या फिर किसके हिसाब से आप बैठे हुए हैं या फिर रेस्ट में है, ठीक है। तो यही हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेन फंडा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत सारे कुछ मैथमेटिकल कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन, फिर आपका हो गया डिफरेंशिएशन, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, और जितना हो सके लेट्स फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।